स्टार्ट। चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी हिंदी की क्लास चल रही थी जिसमें हम संधि पढ़ रहे थे और संधि को हमने खत्म कर दिया था। कुछ पार्ट हमने आपको बताए थे जिसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि में कुछ नियम बताए थे, वो हमने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिए थे, है ना। तो स्वर संधि का रिकैप थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। स्वर संधि में क्या क्या आया था? स्वर संधि में क्या क्या आया था? स्वर संधि में क्या क्या आया था? पहला था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि, चौथा था यड़ संधि और पांचवा था अयादि संधि। सभी को क्लियर है? और जो जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो जा करके पिछली क्लास देख लें, उसमें हमने सारा बहुत अच्छे से समझाया हुआ है विथ वर्णमाला के साथ में। मतलब जो वर्णमाला से कैसे हमने इसको बनाया है, वर्णमाला को कैसे लेकर के आए, उसके बाद फिर वर्णमाला से कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो सब हमने इसमें देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने जो व्यंजन संधि थी उसमें फिर कुछ नियम बताए। व्यंजन आप जानते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? कुल व्यंजन हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी भाषा में वर्णमालाओं की संख्या 44 होती है। हिंदी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। सब भूले बैठे हैं, कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, फिर से कह रहे हैं याद कर लीजिए, है ना। तो ये 33 और 44 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। हिंदी भाषा, भाषा पूछे, भाषा मतलब पूरी भाषा की बात कर रहा है तो 44 होते हैं, और वर्णमाला की बात करता है तो 33 होते हैं। ठीक है, बाकी जो अन्य होते हैं वो अपना अलग स्थान रखते हैं। ठीक, अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई थी। फिर उसमें हमने कुछ नियम बताए थे व्यंजन संधि में, जैसे प्रथम तृतीयाक्षर नियम, पंचमाक्षर नियम, ता संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम, ना संबंधी नियम, सा संबंधी नियम, ये सारे नियम हमने आपको बताए थे। और उसके बाद फिर विसर्ग संधि हमने कंप्लीट कराई, जिसमें हमने आपसे बताया कि विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि जो है वो आपकी चलो दोबारा बता देता हूँ। विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि इसमें बताए थे आपको कुल मुख्य रूप से 5 नियम बताए थे, जिसमें विसर्ग का ओ बनना, विसर्ग का रा बनना, विसर्ग का तीनों शा बनना, शा सा सा, और विसर्ग का मात्रा वृद्धि करना, है ना। यानी मात्रा, छोटी मात्रा जो होती है वो बड़ी हो जाती है, जैसे ई है तो ई हो जाएगा, है ना। तो ये मात्रा वृद्धि भी हमने आपको बताई थी। उसके बाद हमने आपको फिर कुछ और नियम बताए थे, जिसमें जिसमें बताया था कि क्या बोलते हैं, पहला नियम था जिसमें जो विसर्ग है वो परिवर्तित नहीं होता है ना, वैसे ही यथास्थिति में रहता है। विसर्ग विसर्ग एक में विसर्ग का लोप हो जाएगा और एक में विसर्ग का परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो ये नियम हमने आपको कुछ बताए थे और आप बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया? संधि आपको क्लियर है? संधि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नियम आपके अगर दिमाग में बैठे हुए हैं तो आप आराम से कर ले जाओगे। अब संधियों का आप जो है अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, है ना। आज हम जो क्लास लेंगे आपकी, जो आज क्लास लेंगे वो लेंगे हम समास। ये भी क्या है? क्या है ये? शब्द निर्माण की विधा है। क्या है? शब्द निर्माण की विधा। चलिए समझते हैं बहुत अच्छे से। दिमाग और अपने नेत्र सब खोल के बैठिएगा, सिर्फ समझिए। पेन को, कॉपी को डाउन कर दीजिए, है ना। थोड़ा सा निचले स्तर से समझते हैं फिर ऊपर बढ़ते हैं, है ना। हमने कहा कि जो शब्द निर्माण की विधा है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। यानी हमें वर्ण से शब्द का निर्माण करना है। जो हमें वर्णमाला से वर्ण, जो हमें वर्ण प्राप्त हुए थे उसको हमने वर्णमाला में संचित कर दिया, फिर उन वर्णों का प्रयोग करके हमें शब्द का निर्माण करना है। भाई हमने पहले तो अपना जैसे बोलना सीख लिया, आपने अपनी बोली सीख ली, आवाज सीख ली। अब उसको हमें एक प्रदर्शन में लाना है, एक बोली में लाना है ना, तो भाषा में लाना है।
तो उसको लाने के लिए हमें शब्द बनाने पड़ेंगे, और जब शब्द निर्माण करते हैं तो शब्द निर्माण के लिए कुल मुख्य रूप से 5 प्रकार के विधाएं हमको प्राप्त हुई, मतलब हमने उसकी खोज करी। तो फिर हमें पहले संधि मिली, संधि का हमने प्रयोग करके शब्द का निर्माण कर लिया, आपको समझ में आ गया। नियम जो होते हैं शुद्ध रूप से वो हमने प्रयोग कर लिए। अब हम आ गए समास में। दूसरा जो विधा है वो है समास की विधा। ठीक है, जो समास की विधा है वो ये कहती है कि हमें दो पदों को आपस में योग कराना है। क्या कराना है? दो पदों का योग करना है। दो पदों का योग करके हम क्या करेंगे? एक शब्द का निर्माण करेंगे। ठीक है, शब्द का निर्माण होगा, वो समास रूपी निर्माण होगा। देखिए, समास का मुख्य शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपित करना। संक्षेपित मतलब समझते हैं? शॉर्ट फॉर्म में करना, संक्षेपण करना। ठीक है, तो समास का शुद्ध रूप से यही मतलब है कि संक्षेपित कर देना किसी भी चीज को, किसी भी पद को। तो यानी हमारे पास कुल मुख्य रूप से जैसे एक पद है और ये एक पद है, दो पद हैं हमारे पास, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद हैं हमारे पास। ठीक, इन पदों का सा मतलब सहित, सा मतलब सहित, मास मतलब होता है योग करना। मास मतलब योग करना, सहित योग करना मतलब किसके सहित? पदों के सहित, पदों के साथ, है ना, इसका योग करना, तो ये समास कहलाता है। अब हमने देखा यहाँ पूर्व पद है, यहाँ उत्तर पद है, इन दोनों का क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? योग कर देंगे, तो हमें कुछ शब्द प्राप्त हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? यानी एक चीज यहां से निकल के आई कि ये जो पद है, ये पद है, इसका आधार क्या बना? आधार क्या बना? पद बना। क्या बना? पद बन गया। संधि का आधार क्या था? वर्ण था। इसका आधार क्या बन गया? यानी एक पद होगा, दूसरा पद होगा, मिल करके एक शब्द का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? इनका अपना कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, वर्ण और पद में अंतर समझ में आया? यहाँ पे नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे हमने आपको देव प्लस आलय बताया था, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमने देव प्लस आलय करके देवालय नहीं बनाया था, देव प्लस आलय करके नहीं, इसमें से आ प्लस आ करके निकाल करके तब हमने इसको देवालय बनाया था। समझ में आ रही बात? तो ये जो है ये वर्ण है। क्या है ये? इसलिए इसका आधार क्या बना था? क्या बना था? बताइए, समझ में आ रही बात? तो इस जगह से इसको समझ लें कि इसमें क्या होता है। अब ये समास होता, ये समास का एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे जैसे हमने बताया था, किसी का नाम बताया था, वो तीसरे अक्षर में जा रहा था। किसका नाम बताया था कल? मतलब तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो रहा था, बहुब्रीहि समास का था। हाँ हाँ, एक नहीं, त्रिभंगी ले लेते हैं, अभी ज्यादा वो न लग करके थोड़ा सा इसमें। तो हमने कहा ये त्रि है ना, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है। त्रिभंगी या फिर सट प्लस आनंद, है ना। दोनों बात समझिएगा यहाँ पे बहुत अच्छे से, तभी आप समास की गहराइयों को पकड़ पाएंगे। हमने लिखा त्रिभंगी, त्रि एक क्या है? पद है। भंगी एक क्या है? ठीक, सट क्या है? सट क्या है? पद है। आनंद क्या है? ठीक, समझ में आ रही बात? ये टा क्या है?
ये क्या है? वर्ण है। समझ में आ रही बात? बताइए। मतलब इसको पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे? बताइए। तो ये जो पद है, ये पद है, पद और पद मिलकर के इन्होंने बनाया त्रिभंगी। हमने इसका त्रा तो निकाला नहीं, निकाला? सट प्लस आनन, सडानन। इसमें इसमें संधि हुई और उसके बाद ये शब्द बना। बताइए, ये पूरा शब्द बना। अगर हम इस टा और आ को ना लें, एक एक तरीके से ये समझें, ये शब्द ऐसा है जिसमें संधि भी है और समास भी है। समझ रहे हैं? अगर टा और आ को नहीं जोड़ेंगे तो ये सडानन नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। तो टा और आ को लेकर के हमने डा बना लिया और उसके बाद सा और सट और प्लस आनंद को सडानन बना दिया। इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें कौन सा नियम लग रहा है? संधि का कौन सा नियम लग रहा है? देखो, हमने हल्की सी भाव नीचे गिरा दी, बस उतने में ही कंफ्यूज हो गए। तो ये अच्छा लग रहा है, बता सही रहे हो, लेकिन फिर पंचमाक्षर में क्या कूद रहे हो? टा का डा में परिवर्तन है नहीं है? टा ठा डा, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रही बढ़िया, मतलब भर की पढ़ो भैया, कैसे काम चलेगा। तो ये इसमें संधि का भी रूप है और समास का भी रूप है। हम आपको एक स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं आपके दिमाग में कि आप समझ जाओ, कंफ्यूजन ना हो, आपका संधि है कि समास है। किसी एक पद में संधि भी हो सकती है और समास भी हो सकता है। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना है। यानी संधि प्रतिपादित करके समास बन सकता है। अब इस सडानन का जो समास बनेगा वो बहुब्रीहि समास बनेगा। सडानन, सडानन का क्या मतलब होता है? कार्तिकेय, कार्तिकेय होता है ना। तो ये सडानन हो गया। अब इतनी बात क्लियर हो गई। यानी हमने एक पद ये लिखा और एक पद ये लिखा और इसको बना दिया ये। अब हमने कहा पंचानन, जैसे हम लिख रहे हैं इधर पंचानन, पंच प्लस आनन, ये एक पद है, ये एक पद है। ये क्या बन गया? पंचानन। अर्थात कौन? ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? 4 मुख हैं, चतुर्भुज बोलते हैं उनको। हाँ, तो कटिंग नहीं हो गई उनकी। और पंचमुखी, पंचमुखी कौन है? समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई बात इतनी? समास में हल्का आधार पता चला। यानी इसमें ये पद मिलकर के एक एक पद बना रहे, जो कि कहलाएगा क्या? समास। हमने अभी कुछ बताया नहीं आपको समास के बारे में, कुछ नहीं, बस आपको एक स्ट्रक्चर बना दिया दिमाग में कि आपके कंफ्यूजन ना हो कि संधि में क्या होता है, समास में क्या होता है। संधि में अलग से आप निकाल लोगे। संधि वर्णों पर आधारित है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण मिला करके एक शब्द का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है। समास में क्या होता है? पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। उसमें किसी पूर्व पद की प्रधानता निकाल लेते हैं, किसी उत्तर पद की प्रधानता निकाल लेते हैं, कभी दोनों पदों की प्रधानता निकाल लेते हैं, कभी दोनों पदों की प्रधानता होती ही नहीं है, तीसरे में निकल जाता है। जैसे सट प्लस आनंद, सडानन हो गया। ना सट की प्रधानता ना आनंद की प्रधानता, सडानन अर्थात कार्तिकेय, सीधे कार्तिकेय को चला गया हो। समझ रहे हैं बात? चलो इस पे भी बाद में बात करेंगे, पहले आपने अपने काम पे आते हैं। हमने कहा समास जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहले में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, होता है सविता, होता है। ठीक। दूसरे में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक।
ठीक है, मुंह में पेन मत डालो। दूसरा उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा उभय पद प्रधान होता है। तीसरा क्या होता है? और चौथा क्या होता है? यानी यहां पे हमने एक बनाया पूर्व पद, उत्तर पद, उभय पद। उभय का मतलब होता है दोनों, बोथ, है ना। इंग्लिश में बोथ कहते हैं, हिंदी में उभय कहते हैं, और या दोनों कह लो। ठीक है, ये चीज पता चल रही है, समझ में आ रहा है? पूर्व पद और उत्तर पद, इधर जो लिखा होगा वो पूर्व पद है, पहले लिखा होगा पूर्व पद, उधर लिखा है उत्तर पद। ठीक, अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, आवासा हो जाएगा, दिक्कत होगी, इंग्लिश डालने का थोड़ी इंग्लिश का भी प्रयोग करेंगे। पहला होता है पूर्व पद प्रधान, अर्थात जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। दूसरा है उत्तर पद प्रधान, सही है स्पेलिंग ABCDEF, है। देखो हम हिंदी के टीचर हैं, अंग्रेजी नहीं आती, आई डोंट नो इंग्लिश, है ना। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, ठीक। दूसरा हो गया कर्म धारय समास। तीसरा हो गया द्विगु समास। और चौथा हो गया तत्पुरुष समास। लिखो नहीं अभी, लिखते ही रह जाओगे। पूर्व पद में अव्ययी भाव, उत्तर पद में कर्मधारय द्विगु तत्पुरुष, उभय पद में द्वंद्व समास। और उभय पद अप्रधान में बहुव्रीहि समास। देखने में अच्छा लग रहा होगा, आप लोग बताएं, अच्छा लग रहा है देखने में? बढ़िया बना है? तो बस ऐसे ही बना लेना है आपको। लेकिन पहले समझ लें, 4 तरीके के हमारे टोटल समास होते हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या? पूर्व पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। तीसरा होता है उभय पद प्रधान, जिसमें उभय पद की प्रधानता यानी दोनों पदों की प्रधानता मिलेगी। और चौथा होता है उभय पद अप्रधान, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता है ही नहीं, आ लगा हुआ है, आ मतलब नहीं है दोनों पदों की प्रधानता। ठीक, अब ये किस पे होता है? अव्यय पे आधारित, है ना। ये होता है विशेषण विशेष्य पे, विशेषण विशेष्य पे, ठीक। ये होता है संख्या की संख्यावाचक, ये होता है परसर्ग अर्थात चिन्हों पर, परसर्ग अर्थात कारक सहित चिन्ह। दिख रहा है आप लोगों को? ये होता है योजक चिन्ह पर,
और ये होता है तृतीयाक्षर पर। अब और अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा है? यानी समास हमारे चार प्रकार के: पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, पूर्व पद अप्रधान, सॉरी उभय पद प्रधान और उभय पद अप्रधान, चार प्रकार के हमारे समास हैं। फिर ये चार प्रकार के समास अपने 6 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिसमें पूर्व पद प्रधान अपने अव्ययी भाव में चला जाता है। दूसरा उत्तर पद प्रधान, ये 3 प्रकार के समास अपने अंदर समाये हुए हैं। पहला क्या है? कर्मधारय, दूसरा क्या है? द्विगु, और तीसरा क्या है? तत्पुरुषा समास। ठीक, उसके बाद तीसरा है उभय पद प्रधान, जिसमें उभय पद की प्रधानता यानी दोनों पदों की प्रधानता, यानी द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व हो गया, द्वंद्व किसमें होता है? 2 लोगों में होता है ना? द्वंद्व जो होगा 2 लोगों में, अर्थात द्वंद्व समास, है ना? और चौथा उभय पद अप्रधान, जिसमें प्रधानता है ही नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया, मतलब दोनों पदों का कोई मतलब नहीं, वो तीसरे में जाकर के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। इसका चिन्ह क्या होता है? अव्ययी का अव्यय, अव्यय होगा चिन्ह, अव्यय शब्द होगा। दूसरा कर्मधारय, इसका विशेषण विशेष से, विशेषण और विशेष से होगा, इससे उसका कर्मधारय पता चलेगा। और फिर उसके बाद हो गया द्विगु, इसमें संख्या पहले आ जाएगी। द्विगु मतलब द्वि की बात कर रहा है, यानी संख्या की बात कर रहा है। ठीक, तत्पुरुष यानी चिन्ह, यानी कारक सहित चिन्ह, कारक जो होते हैं हमारे, है ना? कारक क्या होते हैं? कर्ता के जस्ट कर्ता के जस्ट बाद लगते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, कर्ता ने, यानी राम क्या हो गया? कर्ता ने, रावण कौन हो गया? कर्म हो गया। राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, राम अर्थात क्या हो गए? कर्ता, रावण क्या हो गए? कर्म हो गए, को मारा, क्रिया है वो मारना। तो क्लियर हुई बात इतनी? ये समझ में आया? अच्छा, उसके बाद फिर द्वंद्व पे आ गए। द्वंद्व में योजक चिन्ह होता है, दो शब्द लिखे होंगे, माता पिता, तो माता और पिता, योजक क्या होता है? और, योजक चिन्ह क्या होगा? और, माता और पिता। फिर उसके बाद हो गया, फिर क्या आ गया? बहुब्रीहि समास, तृतीय अक्षर यानी तीसरे अक्षर पे चला जाएगा, यानी 2 अक्षर लिखे होंगे, वो मिल करके एक शब्द का निर्माण करेंगे और वो शब्द किसी तीसरे को प्रदर्शित हो जाएगा, तो वो उभय पद अप्रधान। समझ में आई बात इतनी? यही समास है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। अब अंदर एंटर करते हैं और मजा आएगा, इसको पहले आप लोग नोट करना है। अगर ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया तो समास बैठ गया, फिर थोड़ा थोड़ा देखना, ये बहुत इजीली हो जाएगा। इसको नोट कर लो।
हो गया। हो गया। अब मैं बंद करने जा रहा हूं, नहीं कर पाए जल्दी कर लो। चलो बाद में करवा लेंगे, अभी बाद में कर लेना। हाँ समय जा रहा है। अब इसमें देखिए पहला जो है वो क्या है, अव्ययी भाव है ना। चलो इसको पकड़ते हैं और शुरू कर देते हैं अपना कार्यक्रम। देखिए अव्ययी भाव समास है तो इसका चिन्ह क्या है, अव्यय है, तो पहले अव्यय समझना होगा। अव्यय क्या होता है कार्तिक, कोई बताएगा अव्यय? वह नहीं है, मतलब थोड़ा सा सही, मतलब ये तो है ठीक है लेकिन इससे समझ में नहीं आ रही ना चीजें। अव्यय क्या क्या होता है, हाँ लिंग कारक वचन मतलब लिंग कारक काल वचन आधार पे कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय कहलाते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पे कुछ और नियम है, अव्यय हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, इसमें और कुछ बात है। जैसे देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके प्रयोग से क्या होता है, देखो इसी से समझ जाओगे आप। हमने 3 एग्जांपल दे दिए आपको, बताइए इसमें किसमें अव्यय है। इसमें सुपुत्र लिखा हुआ है, इसमें कुपुत्र लिखा हुआ है, इसमें अपुत्र लिखा हुआ है। हा? किसमें अव्यय है, अपुत्र में है। कैसे अपुत्र में है वो हम बताएंगे। देखो हम एक चीज जानते हैं जिससे किसी का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये पद ऐसे होते हैं कि इनके लगने से जो पीछे वाला उत्तर पद है उसकी परिभाषा ही परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसका अर्थ ही परिवर्तित हो जाता है। समझ रहे हैं, जैसे वो पहले आ गए तो उसका जो पीछे उत्तर पद का जो अर्थ होगा वो अनर्थ हो जाएगा। समझिए बहुत ध्यान से, जैसे हमने पहले एक ऐसा शब्द लगा दिया, पद लगा दिया जिससे दूसरा वाला जो पद है वो अपने अर्थ को ही खो दे। अब समझिए हमने सुपुत्र लगा दिया तो सुपुत्र मतलब पुत्र तो है ही है, चाहे सु हो चाहे कु हो, पुत्र तो रहेगा ही। ये भी पुत्र है, ये सु मतलब अच्छा पुत्र है, कु मतलब बेकार पुत्र है। लेकिन आप पुत्र लिखने से क्या हुआ, ये पुत्र ही नहीं रहा, यानी ये पुत्र की स्थिति को खो दिया इसने। और अच्छे से समझे, जैसे हमने लिखा मुख्यमंत्री, क्या लिखा, मुख्यमंत्री लिख दिया और हमने इसमें आगे के उप लगा दिया। जब हम इसको छुपा लेते हैं तो मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश से कौन है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने उप लगा दिखा दिया इसमें, क्या परिभाषा बदल गई। अब कौन आ गए दिमाग में, कौन आ गए, ब्रजेश पाठक और दूसरे जो है केशव प्रसाद मौर्य जी, दोनों परिवर्तित हो गए ना। अभी हमने इसको रखा तो योगी जी आ रहे हैं दिमाग में, और जैसे ही उप लगा दिया इन्होंने मुख्यमंत्री को बदल दिया। उप में मतलब कौन आ गए, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ये दोनों आ गए। तो ये क्या किया, इस उप ने इसको परिवर्तित कर दिया। और यही क्या कहलाएगा, जब ये उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ आपको क्वेश्चन में आएगा मुख्यमंत्री, तो आपसे पूछेगा इसमें कौन सा समास है, तो क्या बताओगे आप, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव
समास। क्लियर हो गई बात? बताइए, फिर से बताएं। ऐसे शब्द जिनके पूर्व पद में प्रयोग, पूर्व पद प्रधानता है ना इसकी, यानी पूर्व पद में प्रधानता मुख्य रूप से जिन शब्दों की होगी और वो उत्तर पद के अर्थ का अनर्थ कर दें, बस वहीं पे क्या है, अव्ययी भाव समास है। समझ में आ गई बात? इसको थोड़ा सा लिखो। इसका एक सूत्र होता है पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, तो हम वो बता ही चुके हैं कि पूर्व पद में ही आता है ये। लिख लो थोड़ा सा, अव्ययी भाव समास। देखिए, यह पूर्व पद प्रधान अव्ययी पूर्व पद प्रधान समास है। यह पूर्व पद प्रधान समास है। पूर्व पद प्रधान समास है। पूर्व पद प्रधान समास है। इसका सूत्र, इसका सूत्र पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, वह में विसर्ग लगा दीजिएगा। पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा होता है, होता है, होता है। अर्थात जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद, अर्थात जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद अव्यय का हो, अव्यय का हो, अव्यय का हो, और वह उत्तर पद के अर्थ को, और वह उत्तर पद के अर्थ को, उत्तर पद के अर्थ को अपने अनुकूल परिवर्तित कर लेता हो, अपने अर्थ के अनुकूल परिवर्तित कर लेता हो, ऐसे लक्षण से युक्त समासिक शब्द, ऐसे लक्षण से युक्त समासिक शब्द में अव्ययी भाव समास निहित होता है। अव्ययी भाव समास निहित होता है। अव्ययी भाव समास निहित होता है। जैसे एग्जांपल लिख लो, उप प्लस मुख्यमंत्री, लिखो उप प्लस मुख्यमंत्री, आ प्लस पुत्र, वी प्लस योग, वी प्लस योग, वी प्लस योग लिख लिया। दु प्लस बल, दुर्बल लिखवाया था, मतलब बल दुर्बल, जो जिसके बल ही नहीं हो, दुर्बल हो गया ना। दुर प्लस बल, निर प्लस धन, रा में हलंत लगाइएगा, निर प्लस धन, निर प्लस धन लिख लिया। और एग्जांपल आप लोग बताओ। यथा प्लस शक्ति, है ना। उप प्लस नगर, कुछ नहीं ध्यान आ रहा आप लोगों को, दिमाग दौड़ाइए। दिन प्रतिदिन एक ही बात होगी। हाँ, उपदेश नहीं, उपदेश वो अलग चीज हो गई। हास उपहास हो सकता है।
हास मतलब हंसना, उपहास मतलब किसी का उपहास करना है ना, हो सकता है। और हा? बताया तो दिया, कहां से नकल मार के पूछ रही हो? चलो आगे बढ़ो, अब आ जाते हैं, दूसरा समास है मतलब आप देख के समझ जाओगे ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं क्वेश्चन एक दो बताता हूँ, पूछता हूँ आपसे, मतलब ऐसे ही जिस जो उसमें आए हुए हैं, मतलब आपको क्वेश्चन बता देते हैं अव्ययी भाव वाले। जैसे भरपेट, भरपेट, तो पेट भरा हुआ है, यानी पेट, भरपेट अलग स्थिति हो गई, पेट अलग हो गया, भरपेट अलग हो गया, है ना। यथाक्रम, यथा प्लस क्रम, यथाक्रम हो गया, है ना। आमरण, ये सब क्वेश्चन दिए हुए हैं। आमरण, लिखना चाहो तो आप लिख भी लो, आमरण यानी मरण, आ नहीं मरा है ना, ऐसे करके एग्जाम्पल हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेंगे, बतेरे क्वेश्चन है इसमें किताब में, लेकिन जब आप करोगे तब आपको मिलेगा। ठीक, चलिए कर्मधारय, कर्मधारय देखिए किसमें आता है, किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है? ऐसा बैठे हो, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या भूसा उसा खा के बैठे हो, जाने क्या, रोटी सब्जी खाई नहीं है, क्या है? बोलो तो कम से कम उत्तर प्रदेश, हम तो मुख से आपके सुनना चाहते हैं, हम तो बोल ही रहे हैं, हमारा तो काम ही है बोलना। आप लोग तो कुछ हो जाओ, मुझसे बोलो, अपने मुखार बिंदु खोलो। विशेषण विशेष से कर्म धारया, इसका सूत्र होता है, इसमें देखो विशेषण होगा और विशेष्य होगा, यानी पूर्व पद विशेषण का होगा और उत्तर पद विशेष्य का होगा। कभी कभी मतलब ये होता है, कभी कभी ये क्रम, कभी कभी ये क्रम परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कभी विशेष इधर आ जाएगा, कभी विशेषण इधर आ जाएगा। विशेष क्या होता है? विशेष होता है संज्ञा, विशेष क्या होता है? ठीक, विशेषण विशेष जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से बता देंगे, अभी इतना समझिए, किसी भी संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण होता है ना, और वह संज्ञा विशेष से कहलाती है। ठीक है, जब आपको विशेषण विशेष से पढ़ाएंगे तो आप उसमें छाटेंगे विशेषण कितने, विशेष कितने, यानी कितने कितने संज्ञा है और कितनी उसकी संज्ञा की विशेषता है। जैसे हमने कहा मृग लोचनी, मृग अर्थात हिरण और लोचनी अर्थात आंखें, हिरण की जैसी आंखें, मृगलोचनी। तो मृग की विशेषता क्या है? आंखें उसकी कैसी हैं? क्या हंसी कहा आ रही, हंसी आ रही क्यों? तो और दिमाग में आएगा, पढ़ाई कैसे होगी फिर? मृगलोचनी अर्थात हिरण के जैसी आंखें। तो इसमें बहुत एक अच्छी बात याद आ रही है, लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमारे हृदय जो है ना वो तुरंत प्रफुल्लित हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, अब आंखें आंखें आ रही दिमाग में है।
टाइम ही वेस्ट होता है आप लोगों के उसमें। तो हमने ये कहा कभी कभी क्रम परिवर्तित हो जाता है, तो ये विशेष्य का शब्द है, विशेष्य है ये, क्योंकि विशेष्य मतलब संज्ञा, हिरण क्या है, संज्ञा है, और उस हिरण जैसी आंखें, आंखें क्या हो गई उसकी विशेषता, हिरण, हिरण के जैसी आंखें, अर्थात मृगलोचनी। तो इसमें क्या चला जाएगा, ये सीधे सीधे किसमें गया, कर्मधारय समास, किसमें चला गया, समझ में आ गई बात। यानी एक शब्द संज्ञा हो और दूसरा उसकी विशेषता हो, ये विशेषण विशेष से कर्मधारय हो जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं, सिर्फ शब्द को पकड़ना है और उसी से उसको कर लेना। आप इसमें लिख लो थोड़ा सा, इसका सूत्र विशेषण विशेष से कर्मधारय होता है, इसका सूत्र विशेषण विशेष से कर्मधारय होता है, इसका सूत्र जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद विशेषण का तथा उत्तर पद विशेष्य का हो, तथा उत्तर पद विशेष्य का हो, पूर्व पद विशेषण का पूर्व पद विशेषण का तथा उत्तर पद विशेष्य का हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, जैसे नील प्लस कंठ, ये चला जाएगा बहुब्रीहि में, लेकिन समझ लो यहां पे नील मतलब नीला और कंठ तो जान ही रहे हो, अर्थात जिसका नीला कंठ, नीला यहाँ पे क्या हो गई विशेषण, किसकी, कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो इस आधार पे विशेषण, ये विशेषण हो गया है ना, और ये विशेष से हो गया, समझ में आई बात। तो ये कर्मधारय में जाएगा, लेकिन आप आंसर किस में लगाओगे जाके, बहुब्रीहि में, क्यों वो बता देंगे अभी थोड़ी देर। उसके बाद लिख लो मृगलोचनी, नीलकमल, नीलकमल, नील कमल, नीला मतलब कमल की विशेषता क्या है, नीला है, नीलकमल, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए नीलगाय, 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 नीलगाय देखी कभी, कैसी होती है, नीली होती है, सही है, लिख लो। और एग्जांपल इसके बताओ, बातचीत नहीं आपस में नहीं, महात्मा, महाआत्मा, आत्मा की विशेषता क्या है, वो महान है, ठीक, महात्मा, ये क्वेश्चन हमें देखा है कहीं पे इसलिए ध्यान आ गया। अब लिख लो कमल नयन, कमल नयन, हरित प्रदेश, हरित प्रदेश, हरित प्रदेश कैसा है, हरित प्रदेश है ना, प्रदेश की विशेषता क्या है, उत्तुंग शिखर, उत्तुंग, उ ता में छोटे ऊ की मात्रा, गा, उत्तुंग शिखर, ऊंचा शिखर है ना, उत्तुंग मतलब ऊंचा, शिखर की विशेषता क्या है, ऊंचा है, ठीक। नीलाभ, नीली आभा, आभा कैसी है, नीली है, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। कंचन काया, कभी कभी इधर उधर हो जाता है लेकिन रहेगा कर्मधारय, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी परिवर्तन, विशेषण इधर आ जाएगा विशेष, लेकिन विशेषण विशेष से रहेगा, उनका आपस में अपना ट्रीटी है साइन कि तुम चाहे इधर आओ उधर आओ बात बराबर है। जैसे जैसे चलो अभी नहीं बताएंगे, जब हम विशेषण विशेष से पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसमें ये होता है कि जैसे कुआं गहरा है, गहरा कुआं है,
दोनों बात एक है, लेकिन अंतर है इसमें, है ना। वो हम जब विशेषण पढ़ाएंगे तब बताएंगे। कुआं गहरा है और गहरा कुआं है, दोनों बातें एक ही हैं, लेकिन अंतर क्या है वो विशेषण विशेष में आएगा, ठीक, उसके अंतर होते हैं। चलिए और लिख लीजिए, कृष्ण धेनु, मधुरस, वृहदाकार, शीत प्रदेश, उष्ण प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लिखो। शीत प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। अब किस में आ जाएं, दूसरे वाले समास में। क्या है दूसरा समास, द्विगु समास। इसका सूत्र लिखो, लिखो द्विगु समास के परिभाषा लिखो। इसका सूत्र होता है संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। ये क्या है, उत्तर पद प्रधान है ना, लेकिन इसको पहचानने के लिए पूर्व पद का प्रयोग होता है, लेकिन जब तक उत्तर पद नहीं आएगा तब तक संख्या संख्या ही रहेगी, पहचानने के लिए संख्या पूर्वो द्विगु है। समझ में आ रही बात। यानी हमने कहा त्रिभंगी, तीन तो लगा दिया, लेकिन जब तक भंगी नहीं लगेगा, यानी उसमें उत्तर पद जब तक प्रधान नहीं होगा तब तक वो संख्या ही रहेगी, लेकिन इसका पहचानने का तरीका यही है, संख्या पूर्वो द्विगु। समझ में आ रही बात। तो क्या लिखी परिभाषा, अर्थात सामासिक शब्द में इसके पूर्व में संख्या आती है, अर्थात जिसका पूर्व पद जिसका पूर्व पद विशेषण के साथ साथ संख्यावाचक हो, जिसका पूर्व पद विशेषण के साथ साथ संख्यावाचक हो, वहां द्विगु समास होता है। वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे जैसे एक वचन, एक वचन क्या होगा इसमें, सीधे द्विगु समास पे टेक दो, लेकिन लिखा है एक कानन, तो ये चला जाएगा किसमें, बहुब्रीहि में। और लिख लो फिर हम बताते हैं। एक वचन कॉमा मतलब दूसरा एग्जांपल लिखो, द्विवेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, डूबे, डूबे, है ना। और क्या होते हैं, त्रिभुज लिख लो, दुराहा लिख लो, दो राहे जिसमें, तिराहा, चौराहा, है ना, ये सब द्विगु में है। जितना सोच सकते हो जिसके आगे सब लगा लो वो द्विगु। अब देखो यहीं पे बहुब्री बता दें, नहीं नोट करके लिख लो, बहुब्री बात बनाए। देखो कभी कभी द्विगु समास
के शब्द, द्विगु समास के शब्द अपने अर्थ को खोकर, अपने अर्थ को खोकर तृतीयाक्षर बना लेते हैं। तृतीयाक्षर बना लेते हैं, इसलिए ये द्विगु होते हुए भी बहुब्री समास में चला जाता है, बहुब्री समास में चला जाता है। ठीक, अब इधर लिखिए द्विगु समास और इधर लिखिए कॉपी की दूसरी तरफ बहुब्री समास। एग्जाम्पल देखो, लाइन से लिखवाते हैं। द्विगु समास और एक तरफ बहुब्री समास। इधर आपने लिखा था क्या, एक वचन, इधर लिखिए एक आनन, एक एक है ना, एक वचन एक आनन। एक वचन एक आनन, या एक दंत लिख लो, एक आनन एक दंत, एक दंत। इधर लिखो द्विवेदी, द्विगु में लिखो द्विवेदी, द्विमुहा, द्विमुहा, द्विपदी। एक ये इसी में लिखना है द्विगु में ही, ठीक, जब हम चेंज करेंगे तभी चेंज करना। द्विपदी, दो आब, दो आब जानते हैं क्या होता है, क्या आब, बताओ कोई बताएगा, दो आब क्या होता है? हाँ? दो आब, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। दो आब हो गया। इधर लिखो क्या होगा, इधर लिखो द्विज, बहुब्री में लिखो द्विज। द्विज क्या होता है? हाँ, ब्राह्मण। अब इधर आ जाओ एक वचन में, इसमें लिखो त्रिकोण या त्रिभुज। द्विज में लिखना, ओ सॉरी द्विगु में त्रिकोण। सामने सामने लिख के चलना, मतलब पहले ये लिख लिया फिर ये लिखा, फिर नीचे उतनी जगह छोड़ करके फिर लिखना। समझ रहे बात कैसे? जैसे मान लीजिए ये लिख रहे हो, ये हमने लिखा, फिर यहाँ 3 4 हो गए, तो फिर जो दूसरा लिखना वो यहाँ से लिखना ऐसे। फिर ये मान लो 3 4 हो गए, या यहाँ 3 4 हो गए, तो फिर उसके बाद ये तीसरे नंबर में 1 2 3 4 ऐसे करके हो गए, यहाँ से लिखा यहाँ छूट गए, तो ऐसे करके लिखना बराबर बराबर सामने सामने। पता लगा एक एक ये लिख रहे हो यहाँ से, फिर ये यहाँ खत्म हुआ तो यहीं से चालू कर दिया, वो मत करना। फिर इधर लिख लो त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, हाँ बहुब्री में त्रिनेत्र, त्रिनयन, त्रिभंगी, त्रिदेव, त्रिजटा। त्रिजटा कौन थी, कौन राक्षसी थी जिसने सीता को 14 वर्ष अपने पास रखा था, वही त्रिजटा। जो अशोक वाटिका में त्रिजटा रहती थी, हाँ अशोक वाटिका में जो रहती थी त्रिजटा, त्रिलोकी, त्रिलोकी। अब इधर लिखो द्विगु में चौराहा, जल्दी जल्दी लिखो, चौराहा, चौपाया, चौबे, चौराहा, चौबे। अब इधर लिख लो चतुरानन, चतुरानन कौन,
ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, ये कौन है? विष्णु जी, 4 भुजाओं वाले चतुर्भुज विष्णु। एक में वो है चक्र, एक में कमल है और 2 हाथ खाली बैठे हैं। हाँ, चतुर्भुज हो गया, चतुरानन हो गया, और क्या है? चारपाई होगा? क्यों नहीं होगा? जिस पे बैठे वो भी तो 4 पाए वाला है। लेकिन चारपाई जब ध्यान में आएगी, हाँ वही 4 पैर, उसमें ऐसे बुना हुआ बकायदा, मतलब बांध से बुना हुआ, वो चारपाई उसी को चला जाएगा, चारपाई को। ये बहुबरी में चली जाती है। हाँ हाँ, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, इतना ही सोचना है बस, उससे ज्यादा नहीं सोचना है। चारपाई का मतलब 4 पाए जिसमें है, अर्थात 4 पाया बोल दो तो वो अलग चीज। 4 पाए तो बहुत बहुत लोग उसमें होते हैं 4 पाए, लेकिन 4 पाई उसी को जाएगी, खटिया, है ना। अब और लिखो, पंचायत पंचकोण, इसमें पंचायत पंचकोण, द्विगु में लिखो पंचायत पंचकोण। इसमें लिखो पंचानन। पंचानन शिव जी को भी बोलते हैं, ठीक है। शिव और हनुमान जी बात एक ही है, पंचमुखी हनुमान जी हो गए। शिव शिव का ही तो रूप है हनुमान जी। पंचमुखी, पंचमुखी, पंचानन, पंचाली। कौन है पंचाली? द्रौपदी, ब्रैकेट में लिख लेना। पंचाल प्रदेश कहाँ का है? कहाँ है पंचाल प्रदेश? पांचाल प्रदेश, ये जो जितना भी ये आपका फर्रुखाबाद वाला क्षेत्र है, ये सब पंचाल क्षेत्र है। पंचाल घाट है वहीं पे, जिसको पहले घटिया घाट बोलते थे, अब वो पंचाल घाट बन गया, ठीक है। पंचपतिका, ये कौन है? द्रौपदी, जिसके 5 पति हो, है ना, पंचपतिका। और क्या होगा? इधर लिख लो षटकोण, षटकोण, षडरस, और इधर लिख लेना बहुब्री में षणमुख, षडानन, है ना। इधर लिख लेना शतायु, द्विगु में शतायु, शताब्दी, शताब्दी। शत होता है वो तो 100 का होता है, लेकिन लिख लो शत, शताब्दी, शत प्लस आब्दी, है ना। इधर लिखो शताक्षी, शताक्षी, शताक्षी कौन है? दुर्गा जी, ब्रैकेट में लिखना दुर्गा। इधर लिखो अष्टभुज, नहीं द्विगु में अष्टभुज मत लिखना, इधर आएगा बहुब्री में अष्टभुजा वाली वो है माता दुर्गा। अष्टकोण लिख लो, और इधर अष्टभुजा लिख लेना, अष्टभुजी। अच्छा, नवरात्र और नवरात्रि में कौन द्विगु में जाएगा, कौन बहुब्री में जाएगा? क्या मनाते हो आप लोग? नवरात्रि बनाते हो तो वो जाएगा बहुब्री में, और नवरात यानी नवराते वो ले जाएगा द्विगु में। बाकी नवरा 10 दशानन बहुब्री में चला जाएगा, और 10 में 10 भुज लिख लो, इधर लिख लो 10 भुज, उधर लिख लो दशानन। तो ये लगभग लगभग आपका द्विगु और बहुब्री के हमने वो बता दिए, ठीक। संख्या अगर आती है
तो आप ऐसे से जो है क्लियर कर लेना। समझ में आ गई बात? बताइए। अब समय है? समय तो नहीं है यार। अब आगे फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने रखते हैं। समझ में आया सबको समास? हमें हमारे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, समाज में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। थोड़ा सा रिकैप मार दें। हमने कहा समास क्या होता है? सहित योग करना, यानी दो पदों का साथ में योग कर देना। समझो मेरे, आप इधर उधर मत करो, समझ लो, सुन लो, कान खाली खोलो, बाकी हाथ पैर मत चलाओ, सिर्फ आवाज गूंजनी चाहिए। सहित योग करना क्या? पूर्व पदों का आपस में योग कर देना, समास बन जाता है। पूर्व पद का उत्तर पद के साथ योग कर देना, समास बन जाता है। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं: पूर्व पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद उभय पद प्रधान, उभय पद अप्रधान। पूर्व प्रधान में पूर्व पद की प्रधानता होती है, इसमें अव्ययी भाव समास आता है। अव्ययी भाव का सूत्र होता है अव्ययी पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा, इसमें अव्यय की प्रधानता होती है। अव्यय का अर्थ होता है कि ये क्या करता है, जैसे ही पूर्व पद में आता है उत्तर पद के अर्थ का अनर्थ कर देता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव है। दूसरा होता है उत्तर पद प्रधान, यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है, जिसमें उत्तर पद मुख्य होता है। यानी पहला आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय के सूत्र होता है विशेषण विशेष से कर्मधारया, अर्थात इसमें एक पद विशेषण का होगा, एक पद विशेष का होगा, जिसमें पहला पद विशेषण का, दूसरा पद विशेष का। कभी कभी ये होता है कि पद इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इसमें पूर्व पद विशेषण का और दूसरा पद विशेष का होता है। जैसे नील कमल, नीला कमल है ना, नीलाभ, नीला आभ, नीली आभा, तो ये हो गए कर्मधारय में। दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या पूर्व द्विगु, इसका सूत्र होता है संख्या की पहले संख्या आएगी पूर्व पद में, जो कि उसकी विशेषता भी होगी, और उसके बाद उत्तर पद आएगा। पूर्व पद में संख्या, उत्तर पद में कोई भी शब्द ऐसा आएगा जो उसकी संज्ञा, मतलब उसकी विशेषता होगी। तो यहाँ पे संख्या पूर्व सबसे बड़ी पहचानने की तरीका यह है कि इसमें संख्या पहले आ जाएगी, उसके बाद कोई शब्द आएगा। संख्या पूर्व द्विगु, जहां पे भी संख्या दिख जाए वहां पे द्विगु समास है। लेकिन उसको समझने के लिए संख्या नोट करके मैंने लिखवा आपको बताया कि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो संख्या होने के साथ साथ भी वो बहुब्री में चले जाते हैं। बहुब्री समास क्या होता है? ये होता है उभय पद अप्रधान समास, इसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं रहती है। यानी हमने बताया उभय पद अप्रधान में दशानन, 10 आनंद, जिसके 10 मुख हैं, अर्थात ना 10 की अर्थ रहा, ना आनंद का अर्थ रहा, वो चला गया किसमें? रावण के तीसरे अक्षर में, यानी तृतीय अक्षर को परिवर्तित कर दे, तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाए, वो क्या बन जाता है? बहुब्री समास। अब बचे आपके पास कितने समास? 3 समास बचे। पहला हमने आपको अव्ययी भाव बता दिया, कर्मधारय बता दिया, द्विगु बता दिया, बहुब्री भी बता दिया है। बहुब्री भी आप समझ गए हैं कि तीसरे अक्षर को परिवर्तित। अब बचा है आपके पास द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास, जो कि आपकी क्लास नेक्स्ट क्लास में होगी, जो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तत्पुरुष समास थोड़ा सा बड़ा है, तो समझने के लिए बहुत इत्मीनान और सुकून की जरूरत है, जो कि आपको अगली क्लास में मिलेगी। ठीक, ये एक क्लास में आपको कारक भी हम समझा देंगे, कारक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस परसर चिन्ह भी आपको क्लियर हो जाएंगे, और उसके साथ आपका द्वंद्व समास भी क्लियर हो जाएगा। तो इस समास हमारे हिसाब से आपको सब समझ में आया। समास जितना बड़ा हुआ है वो कुछ नहीं है, 0 बटा तिल बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं। अगर आपने सही से शब्द समझ लिए हैं, आप सही से नियम समझ गए हैं, तो बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है। एकादशी, एकादशी जो है वो चला जाएगा। जैसे ऐसे तो एका मतलब 1 10 यानी 11 है, लेकिन एकादशी कहीं कहीं मनाई जाती है तो ये 15 मास मतलब 15 दिनों का एक शब्द, 15 दिनों का एक दिन है ये, ठीक। लेकिन एक ऐसे तो ये द्विगु में है, लेकिन अगर आप इसको एकादशी में लेते हैं, जो आपका मनाया जाता है, व्रत होता है, तो ये बहुब्री में चला जाता है। समझ आ गई बात है? और बारहमासी उसके आधार पर, कुंभ के आधार पर, जैसे 12 मास में कुंभ लगता है ना, 12 मास में तो कुंभ आता है, 12 मासी और किसके लिए वो इस्तेमाल होता है? 12 साल, अच्छा 12 साल होता है वो, 12 मासी अर्थात एक साल बनता है ना। हाँ 12 साल होता है वो, मतलब 12 साल में कुंभ लगता है ना। हाँ वो ध्यान आ रहा था। तो 12 मासी एक साल बनता है, ठीक, तो वो द्विगु में ही रहेगा। हाँ 10 के ऊपर वाले क्यों? शताब्दी बहुब्री में जाएगी?
एकादशी बहुबरी में जाएगा, एकादशी तो बहुबरी में जाएगा। बारहमासी मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, मैं देख लूंगा, ठीक है, होगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बारहमासी वाला मुझे ध्यान नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसको, देख लेंगे क्या है, ठीक है, बाकी आपको बता देंगे, कोई इसमें वो थोड़ी ना है भाई। कभी हम टीचर ही तो हैं, हम भी सीखते ही हैं, हमने इसको ये हमारी नजर में नहीं आया है, कोई बात नहीं, आपको सही चीज बताएंगे, गलत चीज नहीं बताएंगे, चाहे प्राण चले जाए हमारे, समझ गए आप? ठीक है, आज के लिए इतना रखें, और किसी का कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर लेना, ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ लेना। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।